तवज्जो मिली है। अजय जी की अधिकांश कहानियों को जिस क्रम में तवज्जो मिला है आलोचकों द्वारा और पाठकों द्वारा और साहित्य सेवियों द्वारा, उस क्रम में ये कहानी है। तो इस कहानी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा के क्रम में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोध कर रही ज्योति कुमारी जी हैं, वो व्याख्यान देंगी। और विशिष्ट वक्ता के रूप में मेरे पुराने मित्र, मैत्री स्टडी सर्किल जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग चलाते थे, और संयोग ऐसा था कि लोगों ने जिम्मेदारी एक तरह से मुझे दे रखी थी। राजेश चौहान जी सत्यवती कॉलेज प्रातः में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वह विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस कहानी के लेखक अजय नवरिया जी स्वयं उपस्थित हैं, और इनके उपस्थित रहने से हम लोगों का हौसला जो है वो बढ़ गया है निश्चित तौर पर। तो मैं कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रशांत को, जो दयाल सिंह कॉलेज के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, प्रशांत को आमंत्रित करता हूं। इसके पहले मैं बता दूं कि प्रशांत और राजवीर इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। ये दोनों बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। प्रशांत कृपया आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी नमस्कार आप सभी को। मैं प्रशांत यादव जीएसटीएस के इस 10वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीएसटीएस के संयोजक आदरणीय डॉक्टर राजेश राव सर हैं, जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में हमने जीएसटीएस के कई कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। इस श्रृंखला में चाहे वह बिहारी के साहित्य पर चर्चा हो या फिर देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता की जो चर्चा हो, तो इसी श्रृंखला में जो आज की विषय का जो आज का जो विषय है, जो जिसके मुख्य वक्ता सुश्री ज्योति कुमारी जी हैं और विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राजेश चौहान जी हैं। तो और स्वयं लेखक उपस्थित हैं अजय जी। जी अजय नवरिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करिए। जी जी। और इस कहानी के जो कहानीकार हैं आदरणीय अजय नावरिया जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कहानी के जो मुख्य वक्ता सुश्री ज्योति कुमारी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक और एमफिल किया है, जिसमें आपके एमफिल का विषय डॉक्टर एन सिंह द्वारा संपादित सर्वश्रेष्ठ दलित कहानियों का अध्ययन था। वर्तमान समय में आप यूजीसी नेट जेआरएफ को उत्तीर्ण कर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। अब मैं मंच के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। सुश्री ज्योति कुमारी, आपके पास वक्तव्य के लिए 15 मिनट का समय है। पर्याप्त समय। आप सभी श्रोतागण को, विशिष्ट अतिथि को और इस कहानी के लेखक आदरणीय अजय नावरिया जी को मेरा नमस्कार। आज हम निर्वासित कहानी पे बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस कहानी को अन्य दलित कहानियों से आगे के समय से आगे की कहानी मानती हूँ। यहाँ मैं अगर समय से आगे की बात कह रही हूँ तो मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि जो दलित कहानियों का प्लॉट है, उन अलग अलग प्लॉट्स में जो अजय नावरिया जी की कहानी है निर्वासित, वो अलग ठहरती है। मैं इस कहानी पर बात करने से पहले इसके पृष्ठभूमि की बात करना चाहूंगी दलित कहानियों की, ताकि हम ये समझ पाए कि ये निर्वासित जो कहानी है वो अन्य दलित कहानियों से भिन्न कैसे है। अगर हम दलित कहानियों को दो आधारों पर देख सकते हैं, एक ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई दलित कहानियां, दूसरा शहरी जीवन को आधार बना के लिखी गई दलित कहानियां। अब इन दोनों आधारों के बीच में हम 3 दशकों का समय देख सकते हैं।
जब दलित कहानियों का विकास हम देखते हैं यात्रा 1990 के आसपास से, तो उस समय जो कहानियां लिखी जा रही थी वो मूलतः भारतीय गांवों के अंदर जो वर्ण व्यवस्था और सामंती व्यवस्था है उसको तोड़ने की, उसके खिलाफ जो दलितों के प्रति, शूद्रों के प्रति जो एक प्रताड़ित होने का जो वातावरण है उसके प्रतिरोध में, उसके प्रतिशोध में वो कहानियां लिखी जाती हैं। जैसे अगर मैं उन कहानियों में उदाहरणतः बताऊं तो जो समय के लेखक हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, मोहनदास नैमिषारण्य जी हैं, कमल भारती जी हैं, जयप्रकाश कर्दम जी हैं, इनकी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो अगर नैमिषारण्य जी की कहानी देखी जाए अपना गांव, तो वहां पे ये समझ आता है कि जो भारतीय गांव है उसमें भी जो दलित स्त्री है उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ वो कहानी आती है। या हम दूसरी कहानियों को देखते हैं तो चिटघाटे का सौदा, जहाँ ना जमीन हमारी है ना घर हमारा है, वो उसके प्रतिशोध में कहानी आती है। इसका ही अगर मैं दूसरा दशक देखूं 1990 से बाद का, 2000 के आसपास का, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है 2000 से लेके 2000 तक का दलित कहानियों के संदर्भ में। क्योंकि उस समय जो कहानियां आ रही हैं वो अलग अलग विषयों को लेकर आ रही हैं। वो ना सिर्फ प्रतिशोध की कहानियां लिखी जा रही हैं वहां पर, उसके साथ साथ हम उसमें राजनीतिक संदर्भ भी देखते हैं, सामाजिक दूसरे संदर्भ को भी हम देखते हैं। एक जो नई संकीर्णताएं हम एक मध्य वर्ग के बीच में जैसे हम देखते हैं, वही मध्य वर्ग की संकीर्णताएं। मध्य वर्ग क्या करता है, वो हमेशा निम्न वर्ग से अपने आप को अलगाने की कोशिश करता है और उच्च वर्ग के साथ अपने आप को जोड़ने के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन जब हम दलित कहानियों के प्लॉट्स को इसमें देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उसमें वो कहानियां भी आती हैं। मैं यहाँ पर एक कहानी को जरूर कोट करना, मतलब बताना चाहूंगी, जो हमारे उपस्थित लेखक की ही कहानी है, पटकथा। जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं, वो 2006 में आती है। वो इतनी महत्वपूर्ण कहानी है कि वो तीन धरातलों पे चलती है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और मध्यार्ध, इन तीनों पे चलती है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम इसके साथ साथ दलित कहानी के विकास को भी समझ सकते हैं। अगर आपको समय मिले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ें उस कहानी को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है इस दलित साहित्य के भी संदर्भ में और दलित कहानी के भी संदर्भ में। उसी दौर में हम देखते हैं उसमें वो जो समय पीरियड है। जी सर। अच्छा अच्छा है। आप बोलिए जी, बहुत अच्छा। तो उस समय का जो समय का जो समय अवधि हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं सलाम भी आ रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो अपने आप में ही एक अलग ही दर्जा रखती है दलित कहानियों के बीच में। अगर हम उसमें उस समय ही देखें तो अगर मैं प्लॉट्स की अलग बातें करूं तो तलाश भी आती है। उसी में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा पीछे आने के बाद की उसमें हाँ, सूरजपाल चौहान की नया ब्राह्मण भी आती है। ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां सिर्फ प्रतिशोध की कहानियां नहीं है, ये उस समय में आ रही दलित जो समाज है उसके बीच में जो एक विघटन है, एक संकीर्णताएं हैं, उनको भी वो बताती है। इसका जो तीसरा समय मैं देखती हूँ जो शहरी कहानियों के लिए महत्वपूर्ण है, वो 2010 के बाद की कहानियां हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, जब उन्हें हम समझते हैं तो उसमें ज्यादातर कहानियां जो है, क्योंकि भाषा शैली और प्लॉट के आधार पर, पटकथा के आधार पर आप ग्रामीण का जो भारतीय गांव हैं उन पे आप बता सकते हैं कि ये दलित कहानियां हैं। मैं यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक कोट करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि जो भारतीय गांव है वो दलितों के लिए बूचड़ खाने के समान है। वो, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो भारतीय गांव का जो वर्ण व्यवस्था का समाज है वो बहुत ही निम्न स्तर का है दलितों के लिए, शूद्रों के लिए। लेकिन वहां पे वो उसके कुछ समय बाद वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सलाह दी कि शूद्रों और अतिशूद्रों को शहर की तरफ कूच करना चाहिए। मैं ये यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम होगा कि शहरी में वर्ण व्यवस्था काम नहीं कर रही होगी या फिर जाति व्यवस्था काम नहीं कर रही होगी, लेकिन कई मायनों में शहर जो थे वो दलितों के लिए नए अवसर लेकर आए, जहाँ
क्योंकि हम देखते हैं कि जब औपनिवेशिक भारत है और उसके बाद का जो समय है, जब पूंजीवाद भारत में आता है, तो वो कहीं ना कहीं, वो बाद में अलग बात है कि वो पहले तो सामंतवाद के विरोध में ही आता है, लेकिन बाद में गठजोड़ के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो शुरुआती दौर में जब वो आ रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो निम्न वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उसके लिए वो उसके समर्थन का काम करता है। उसके बाद जब हम इधर आते हैं, अब मैं बात करना चाहूंगी शहरी कहानियों के प्लॉट पे। तो यहाँ पर आप भाषा शैली के आधार पर या फिर उसके प्लॉट के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये दलित कहानियां कैसी हैं, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी छोटी निम्न निम्न बातें हैं, बहुत ही डिटेलिंग होती है वहाँ, जहाँ आपको डायलॉग्स के माध्यम से पकड़ना पड़ता है कि हाँ, ये कहानियां जो है वो दलित कहानियां हैं। अब इस कहानी में मैं निर्वासित कहानी पे बात करना चाहूंगी। ये मेरा छोटा सा पृष्ठभूमि का मेरा वो था परिचय। निर्वासित कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो कहानी एक तो आप स्वयं से स्वयं की लड़ाई की बात करती है। वो दलित कहानियों में न सिर्फ ये बताती है, वो प्रतिशोध की कहानियों से अलग है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही है जो अपनी ही अस्मिता, अपनी ही पहचान को छोड़ना चाहता है, उससे भाग रहा है। अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसे सीधे सीधे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये मतलब ये तो एक कॉर्पोरेट जगत के आदमी की कहानी है जो बिजनेसमैन है और वो छोड़ना चाहता है। वो तो साधारण सी बात है कि कोई भी अपने आप को नहीं अलगाए, वो करेगा, अपनी पुरानी पहचान से नहीं जाना चाहेगा। ये मानवीय वो प्रवृत्ति है कि हम जिस स्थिति में होते हैं, हम हमेशा उस स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं, और जो पुरानी स्थितियां हैं हम उससे सीखने की बजाय उससे भागना चालू कर देते हैं। लेकिन जो निर्वासित कहानी आप देखेंगे, इसमें दया काम्बले एक किरदार है, एक पात्र है। वो सिर्फ पात्र नहीं है, वो एक जातीय पहचान का प्रतीक है इस कहानी के अंदर, जो लगातार उस व्यक्ति का पीछा कर रही है। अगर आप यहाँ पे आप डिटेलिंग देखेंगे तो वो राहुल कोहली उनका सरनेम था, लेकिन वो राहुल देव कोहली हो जाता है। ये कोहली से कोहली का जो फर्क है, वो उस पहचान को छोड़ने का ही फर्क है। जब हम इसको देखते हैं, इसमें मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी लगी इस कहानी में कि अ, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, पहचान से भागने का सीधा सीधा ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो बस नहीं चाहता कि उसको कोई दलित माने। वो उसके पीछे के कारणों को भी बताते हैं, और उसके साथ साथ जो दलित, जिसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है राहुल देव, उनके जो पिता हैं वो खुद एक दलित लेखक रह चुके हैं। तो वो जिस तरह की दुनिया बुनते हैं अपने लिए, वो उसमें किसी और को शामिल नहीं होने देना चाहते। तो ये भी एक तरह से जो हमारी जो संगतियां हैं जो बाद में व्यक्ति में जुड़ती चली गई, वो उसको भी बताता है। अगर मैं इसको अगर कोट करके बताना चाहूँ तो हाँ, इससे पहले एक इसमें लाइन आती है जहाँ पे वो उनसे, दया काम्बले उनसे पूछते हैं कि आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो वो खुद एक पल के लिए रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सच में मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। ये मैं जो पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ, मैं लाइन टू लाइन कॉपी नहीं कर रही हूँ, बस समझाने के लिए में कि मैं, तो ये जो रुकना है और ये जो प्रश्न पूछना है कि आप भागना कहाँ चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, वो जो है वो प्रश्न ही पूरे कहानी में का मूल है। क्यों भागना चाहते हैं अपनी पहचान से। देखिए, जब उनके पिता के साथ उनका जो संवाद चलता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि उसमें उन्होंने जो दुनिया बुनी है, उस दुनिया में ना तो मेरे दोस्त के लिए जगह है, ना मेरी पत्नी के लिए जगह है, ना मेरी भाभी के लिए जगह है, क्योंकि वो कोई वाल्मीकि नहीं है, जाटव नहीं है, वो किसी भी दलित समुदाय से नहीं आते। तो ये जो संकीर्णता है, जो चीजें अगर हम देखें कि वो सवर्ण जातियां हैं वो क्या करती हैं, वो यही करती हैं कि वो अपने आप को क्लोज्ड करती हैं ताकि वो शूद्रों से अपने आप को अलग कर सकें। लेकिन जब यहाँ पे जब स्वयं दलित लेखक वो उसी तरह का क्लोज्ड सिस्टम बनाते हैं अपने लिए, जिसमें सिर्फ दलितों को ही एंट्री मिल सकती है, तो ये एक तरह की विसंगति को वहाँ पे बताता है कि हाँ, ये चीजें भी गलत है उसके पीछे।
अब ये है कि अगर हम उसकी जातीय पहचान के रूप में उन्हें देखें तो वो अपने आप को वो भागते हैं, इस कहानी में जो चीजें हैं उसके साथ साथ मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। हाँ, इसमें एक जगह ये भी है कि ये उनको नहीं मालूम, वो भूल जाते हैं कि वो जाना कहाँ चाहते हैं और वो अलग-अलग गलियों में, कूटों में गुजरते रहते हैं। उनको एक समय के बाद मजा आने लगता है। तो ये जो घूमने का सिलसिला है, ये पूरा का पूरा एक मानवीय संकीर्णता का ही मैं मानती हूँ इसमें जगह है, क्योंकि वो अपनी पहचान को छोड़ने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इधर-उधर जाना चाह रहे हैं या किसी और तरह से वो अपने आप को एक खटपटाहट जो होती है, वो उसको इस कहानी में नज़र आती है। वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रही। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि कहानी के अंत में लेखक ने ये किया है कि उन्होंने इस चीज़ को माना है कि हम अपनी पहचान को छोड़ नहीं सकते, हम उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि अगर हम कूद रहे हैं तो हम उससे कम नहीं हैं। हम वैसे ही आप उतने ही बुद्धिमान हो सकते हैं, उतने ही अपने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जितना समय हमें दूसरे दूसरे समाज के लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मेरे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर अगर आप इसके और बोलना चाहती हैं तो बोलिए, थोड़ी आवाज में आज परेशानी आ रही थी। अगर आपके मन में और भी है तो भी समय है, आप बोल सकती हैं अगर सर आपको। ये कहानी बहुत ऐसी है कि बहुत डिटेलिंग की चीजें मांगती है, क्योंकि बात ये है कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रही हूँ उतना अच्छे से कि जितना अच्छे से मैंने इसको पढ़ा है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक चीज ये नहीं बताती कि सिर्फ ये दलित प्रतिशोध को नहीं बता रही है, या फिर ये सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में आ जाने की किस्मों को नहीं बता रही है, ये बल्कि इसके अंदर की डिटेलिंग इतनी फाइन है कि उसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए बहुत सारी कहानियों से हम जोड़कर देख सकते हैं। तो ये उस तरह से अलग है। और एक चीज इसमें और भी यहाँ पे आई है कि ये जो कहानियां हैं, ये शहरी जीवन, मैं मान सकती हूँ, हो सकता है कि लेखक मेरे से सहमत ना करें कि इन कहानियों में का जो सर की कहानियों का जो प्लॉट रहा है वो ज्यादातर शहरी जीवन को रहा है, क्योंकि सर मैंने जो इनका परिचय किताबों में पढ़ा है कि सर दिल्ली से ही आते हैं, वहाँ के कोटला से बिलोंग करते हैं। तो जो व्यक्ति उस समाज के घेरे में रहा है, तो उसकी कहानियों में वो चीज़ आना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने ग्रामीण जीवन के रहे होते हैं, वो उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से सामने ला पाते हैं। तो यही वही चीज़ है जो शहरी जीवन में रहे हुए व्यक्ति हैं, या वो उससे जुड़े हुए ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं, तो वो वहाँ पर उन चीज़ों के उन डिफाइन्स को, उन बारीकियों को समझ पाते हैं कि कहाँ, किस भाषा के तौर पर, किस डायलॉग्स के तौर पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है या किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, निर्वासित कहानी अलग इसलिए भी है क्योंकि हम जब देखते हैं कि दलित प्रतिशोध तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। हालाँकि ये बिल्कुल हमेशा खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बहुत स्तरों तक कम हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो दलितों के बीच में जो संकीर्णताएँ आएँगी या आ रही हैं, उसको किस तरह से हम देखते हैं, ये कहानी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताती है। तो सर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। और ज्योति, इसका इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही यही है कि ग्रेजुएशन, एमए और पीएचडी, और वो स्पीकर होते हैं जो मैं उनसे बात करता हूं तो उन कहते हैं कि मैं पहली बार बोलने आ रहा हूं। इस तरह से मुझे सुनने वाले इतने लोग, और तो बहुत अच्छा। और आप एक अच्छी सुधारथी तो साबित होंगी निश्चित तौर पर। मेरा एक प्रश्न है, और मैं ही शुरुआत करता हूं आपसे। 7-8 मिनट अभी है समय जो आपसे बातचीत होगी। कि जी। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, आदिवासी कहानी,
नरदेश्वर की कहानी थी, जोहार गोपूदा। जी तो उस पर मैंने लिखा भी था। तो इसमें एक ट्रेडिशन ये है कि जो गांव से आदिवासी समाज से हैं और शहर में आते हैं, उच्च अधिकारी हो जाते हैं, जी फिर वो गांव वालों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। जी कोई यह ना कह दे कि वो आदिवासी समाज से हैं, और इस तरीके से ये कहानी है। जी आपने अपने वक्तव्य में भी इधर इशारा किया कि अ, दलित समाज से भी जो निर्वासन कहानी है अजय जी की, और उसको आधार बनाते हुए जो आपने कहा कि इसमें भी ऐसा फांक नजर आता है कि बहुत सारे लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक लंबा दौर हो चुका है। बहुत सारे लोग उसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? सर, इसके पीछे जब मैं अपने एमफिल लिख रही थी तो मैंने ये चीज बहुत महसूस की, क्योंकि मेरी जो एमफिल है उसमें भी मैंने मेरा मेन जो फोकस यही है कि जो शहरों में लिखी जा रही जो कहानियां हैं वो क्यों गांव से अलग हैं। और ये जो सर इसमें है कि वो अपने आप को अलगाना चाहते हैं। सर, पहली चीज तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम कभी भी अपने आप को निम्न तक नहीं चाहते। जब हम बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो ये सबके साथ नहीं होता, पर मूलतः ज्यादातर लोगों के साथ ये ऐसा होता है कि वो अपने आप को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बात सर इसमें ये हो जाती है कि जब आप एक अधिकारी पे हैं तो आपको वो मान सम्मान वो सब कुछ मिल रहा होता है, वो आपकी जाति वहां पर निम्न हो जाती है। पर जब कई बार ऐसा होता है कि वो अपने गांव के लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी कोई देखेगा या कोई सुनेगा कि मैं उस आदिवासी समुदाय में भी अभी भी वैसे ही हूँ, तो मुझे जज किया जाएगा। ये जो जज होने वाला कंसेप्ट है सर, यही जो है उनको अलगाने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को दूसरों से जज नहीं करवाना चाहता। वो भले ही उसी कोटा सिस्टम से अधिकारी बना है, पर उस कोटा सिस्टम को अधिकारी बनने के बाद भी वो अपने ही समुदाय के लिए, कई बार ऐसा हम ज्यादातर देखते हैं सर कि जब तक हम कुछ बने नहीं होते, हमारे अंदर ये लालसा होती है कि हम कुछ बन जाएंगे तो हम अपने समुदाय के लिए ये करेंगे। लेकिन जब हम असलियत में वहां पहुंचते हैं तो हम अपने समुदाय को भूलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं नहीं, और भी तो मुद्दे हैं, मैं ही क्यों करूं, और भी तो अधिकारी हैं। तो ये सर जो मानवीय प्रवृत्ति, इसमें मैं मानती हूँ कि ये सब में है, ना सिर्फ आदिवासी समुदाय में या दलित समुदाय में या सवर्ण समुदाय में। ये एक मानसिक प्रवृत्ति है कि हम जहाँ होते हैं वहां से हमेशा हटना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है ना सर समाज में, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। और वो एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी? जब जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे समुदाय एक्सेप्ट करे, तो या तो मैं मेरे अंदर दो चीजें होंगी। एक ये कि मैं अपने समुदाय की पहचान को मानूं और उसके साथ में आगे बढ़ूं। और जहां तक मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि लोग जो तथाकथित जो सवर्ण है, सभी तो नहीं पर कुछ ऐसे भी हैं जो उस चीज की जो हीन भावना है उससे ग्रसित हैं। अगर आज मैं अपने आप को अधिकारी के रूप में वो करूंगी, प्रेषित करूंगी, तो लोगों का एक्सेप्टेंस मेरे प्रति होगा। लेकिन मैं अगर दलित के आधार पर उसको प्रेषित करूंगी तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट ना करें। तो ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है, यही जो है वो अपने आप को अलगाने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा। आपसे प्रश्न आमंत्रित है, अगर आप कुछ पूछना चाहें। प्रश्न आमंत्रित करिए, अगर किसी के मन में प्रश्न है तो वो पूछें। टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी समय है। हाँ, बहुत अच्छा जो ज्योति, मगर बार बार निर्वासित मत बोलो, कहानी का नाम हाँ, निर्वासन। निर्वासन है। तो आपके लिए क्षमा चाहती हूँ सर। मैंने टोकना हाँ उचित नहीं समझा कि स्पीकर। नहीं, पूरा बोल नहीं, इसलिए मैंने टोका आपको। ठीक है जी। प्रशांत, आप हाँ, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जो इस कहानी का जो शीर्षक है निर्वासन, वो बार बार मेरे दिमाग में खटक रहा है। मतलब उसका मतलब जैसे उसका अर्थ देखा जाए
कि जहाँ तक मैंने उसका जो अर्थ मतलब समझा या गूगल पे भी देखा, निर्वासन बलपूर्वक किसी को निकाल देना, तो ये इस कहानी के संदर्भ में और दलित साहित्य के संदर्भ में कहाँ तक मतलब प्रासंगिक है? एक मिनट में ज्योति, निर्वासन का सिर्फ ये अर्थ नहीं किसी को जबरदस्ती निकाल देना, इसको थोड़ा ठीक से समझ लो। निर्वासन का मतलब है बेघर हो जाना। बेघर कोई जरूरी नहीं दूसरा ही निकाले, खुद भी हो जाते हैं, मतलब सेल्फ एग्जाइल भी होता है। अंग्रेजी का जो एग्जाइल है वो सेल्फ एग्जाइल भी है, तो आत्मनिर्वासन जिसे हम कहते हैं वो भी होता है। हाँ, अब ज्योति आप बोलो। जैसे कि आपको अजय नावरिया सर ने बताया, देखिए निर्वासन का सिर्फ अर्थ बलपूर्वक निकाला जाना नहीं होता, या उसको उसकी जगह से भगा देना, हटा देना नहीं होता। कई बार उसका आप और अर्थ अगर उसको खोजेंगे तो एक होता है स्वैच्छिक पलायन। हम खुद से ही चाहते हैं हम उस जगह से हट जाएं। तो निर्वासन जो कहानी का यहाँ इस दलित कहानी में जो अर्थ है वो ये है, जो मैं समझ रही हूँ, हो सकता है आप अलग समझें, कि उसकी स्वेच्छा है कि वो उस जगह से हट जाए। आप अगर मेरी बात से समझ पा रहे हैं स्थितियां तो उसके इतनी विपरीत है वो। जी जी जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये मतलब इस सेल्फ समय रियलाइजेशन चाहते हैं, कई बार ऐसा ऐसा होता है जी कि में चाहते हैं। बेहतर, बहुत अच्छा। तो समय हो गया है। राजवीर आगे की संचालन देखेंगे और राजेश जी को आमंत्रित करेंगे, राजेश चौहान जी। शुक्रिया ज्योति, और बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। आप जुड़े रहिए, अभी बातचीत जी। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद ज्योति जी, आपने बहुत ही शानदार व्याख्यान दिया, वक्तव्य दिया, जो हमें और हमारे छात्रों का मार्ग प्रशस्त करेगा। सर्वप्रथम हमारे मध्य उपस्थित जीएसटीएस के संयोजक, या यूं कहें सीईओ ऑफ जीएसटीएस, डॉक्टर राजेश राव सर का इतना कुशल आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अगर सर ना होते तो हमें जो बड़े बड़े विद्वानों को सुनने का एक मौका मिलता है वो ना मिल पाता। जिस प्रकार से हम प्रसंग देखते हैं महाभारत में कि जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उन्होंने अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था और गांव वाले लाठी लगाए हुए थे, और गांव वाले यह समझ रहे थे कि हमने ही गोवर्धन पर्वत उठाया है। तो वो गांव वाले हम हैं और कृष्ण वो डॉक्टर राजेश राव सर हैं। अरे तो उन्होंने ही सारा भार संभाला है। उसके बाद इसके पश्चात हमारे बीच स्वयं इस कहानी के लेखक अजय नावरिया जी उपस्थित हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात शायद और कुछ हो नहीं सकती। एकदम। हमारे बीच आज एक विशिष्ट वक्ता के रूप में मौजूद हैं श्री डॉक्टर राजेश कुमार चौहान जी। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, जिससे आप वर्ष 2009 से जुड़े हैं और शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपने वर्ष 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पूर्ण किया। वर्ष 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमफिल हिंदी की पढ़ाई पूरी। आपने वर्ष 2007 में मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार में डिप्लोमा का कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से भी पूर्ण किया। आपने वर्ष 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी भी पूरी की। आपने जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के रूप में एनसीईआरटी में भी अपना योगदान दिया है। आपने शिक्षण सहायक अर्थात टीचिंग असिस्टेंट के रूप में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हिंदी विभाग में भी शिक्षण का कार्य किया। आप वर्ष 2015 से 2016 तक सत्यवती महाविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षक प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ आपने वहाँ कई समितियों के संयोजक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। आपकी विशेषज्ञता कथा साहित्य, व्यंग्य साहित्य, दलित साहित्य, नारीवादी साहित्य, हिंदी पत्रकारिता और सिनेमा, आलोचना और समीक्षा में है। आप पीएचडी के छात्रों को वर्तमान में भी हिंदी यात्रा साहित्य में पूर्वोत्तर भारत जैसे विषयों पर मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। आपके कई प्रकाशित कार्य हैं, जैसे कि हम सतवंती नारी,
आत्मनिर्भरता अभी भी दलित स्त्री का सपना, मेरे साक्षात्कार, राजेश कुमार का संवाद, संवाद पर संवाद श्री नटराज प्रकाशन में जो प्रकाशित हुआ, आपके कई शोध पत्र, आपके कई अंक जो कि प्रकाशित हुए, जैसे कि खुद मुख्तार दलित स्त्रियां जो आपका एक शोध पत्र था, आदि आदि। आप रमणिका फाउंडेशन एवं दलित लेखक संघ से भी जुड़े हैं। आप सत्यवती महाविद्यालय के हिंदी विभाग पत्रिका अकथ के संपादन मंडल के सदस्य भी हैं और आपने सब एडिटर और को एडिटर के रूप में भी काफी कार्य किया है। तो मैं आपके व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, श्री डॉक्टर राजेश चौहान जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी। यहाँ उपस्थित आयोजक गण, राजेश राव सर, लेखक महोदय अजय नावरिया जी, और आज की मुख्य वक्ता ज्योति जी और सभी साथी। ज्योति ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया कि मुझे अब बहुत सारी बातें यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी और वो डिटेलिंग मुझे अलग से नहीं देनी होगी। एक माहौल ज्योति ने बना दिया है, बस उसमें मैं अपनी 2-4 बातें कहकर आगे बढ़ूंगा। तो मेरा मानना ये है कि निर्वासन कहानी पर कुछ भी कहने और बोलने से पहले हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि इस कहानी का जो केंद्रीय मुद्दा है वो है जातीय पहचान। अब यूं तो जो दलित कहानियां हैं उनमें जातीय पहचान स्वाभाविक रूप से आएगी ही, लेकिन इस कहानी में जो जाति है वो पहचान के रूप में या कहें कि कहानी की पहचान के रूप में नहीं है, वो एक मुद्दे के रूप में है। तो इसे ऐसे कहें कि जो तमाम दलित कहानियों में जातीय पहचान स्वाभाविक रूप से आती है, वो यहाँ स्वाभाविक नहीं रह जाती है, एक मुद्दे के रूप में आती है। और इस तरह के मुद्दे आधारित दर्जनों कहानियां पहले भी लिखी जा चुकी हैं, और जो पहले लिखी गई कहानी है उनके विषय में ज्योति ने भी संकेत कर दिया था कि उन कहानियों को अक्सर 2 श्रेणियों में बांटा गया कि गांव की कहानियां, शहर की कहानियां। लेकिन उसमें एक चीज और देखने की है कि जो ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में जो जातीय पहचान है वो इतनी ज्यादा सार्वजनिक और इतनी ज्यादा स्थूल होती है कि आप उसे चाहकर भी छिपा नहीं सकते, उसे आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप वहां जातीय पहचान बदल नहीं सकते। तो ग्रामीण परिवेश की इन कहानियों में होगा क्या कि जातीय पहचान के कारण जो जातीय भेदभाव होगा या अपमान है, शोषण है या जो उत्पीड़न है, उसकी जो परिणति है अंततः वो घृणा और हिंसा के रूप में होना तय है। लेकिन जो शहरी परिवेश की कहानी है वो इस मायने में अलग है कि जो शहरी परिवेश है वो गांव के उस सामुदायिक जीवन से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इस मायने में कि गांव के उस सामुदायिक जीवन में जातीय पहचान जो है बहुत सीधी और सपाट है, जबकि शहरी जीवन में आकर वो बहुत जटिल हो जाती है। और चूंकि वहाँ सामुदायिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति की पहचान को भी एक स्पेस मिलता है, व्यक्ति को एक स्पेस मिलता है, और उस स्पेस में उसे ये अवसर मिलता है कि वो अपनी पहचान को छोड़ सके, बदल सके, अपनी एक नई पहचान अर्जित कर सके। तो इससे होता क्या है कि अक्सर शहर के चरित्र को लेकर एक भ्रम हो जाता है, जैसे अक्सर दोहराया भी जाता है। और अभी ज्योति डॉक्टर अंबेडकर के कथन को कोट करके जिस तरह से कह भी रही थी कि जो हमारे भारत के गांव हैं वो जातीय उत्पीड़न और हिंसा के वो गढ़ हैं। तो इससे भ्रम ये होता है कि जो शहर है उसका चरित्र बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रगतिशील शहर है, लेकिन
जब आप दलित कहानियां पढ़ेंगे तो वे दलित कहानियां इसी भ्रम को दूर करती हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप लोग अभी भी जात जात पात पर बात कर रहे हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गई, कब तक ये जात पात पर बात करते रहोगे, कब तक इस हीनता बोध से नहीं निकलोगे। इस तरह की बात जब होती है तो ये जो दलित कहानियां हैं ये उस यथार्थ को सामने लेकर आती हैं कि ये जो शहरी जीवन को लेकर एक समझ बनती है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, अ, ये उस उस भ्रम के पर्दे को एकदम हटा देती हैं। जैसे कबीर का है ना कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो जब वो ज्ञान की आंधी आती है तो वहाँ सब टटिया सब पर्दे उड़ जाते हैं। ठीक वही स्थिति ये दलित साहित्य की, दलित साहित्य से जब हम रूबरू होते हैं तो ये तमाम भ्रम दूर होते हैं, वो वहम टूटता है। तो बल्कि इसी शीर्षक से सुशीला टागभोरे जी की एक बड़ी चर्चित कहानी रही, बल्कि कहानी संकलन भी इसी टूटता में जो नैरेटर है, क्योंकि नैरेटर शिक्षिका है, उस शिक्षिक और वो एक दलित शिक्षिका है। उसने अपने बचपन में, अपने किशोरावस्था में, अपने स्कूली जीवन में गांव में जाति के जिस क्रूर चेहरे को देखा है, उस चेहरे को देखने के बाद जब वो शहरी जीवन में एक नई पहचान अर्जित करती है शिक्षिका की, तो वो वहाँ उसे कहीं ना कहीं ये भ्रम होता है, वो भी इस भ्रम की उसमें कहिए कि सम्मोहन में फंसती हैं कि शायद सचमुच शहर बदल गए हैं, उनका चरित्र बदल गया है, लोग जाति को नहीं मानते हैं। क्योंकि उस स्कूल के परिवेश में जहाँ वो शिक्षिका हैं, जाति आधारित उस अपमान को या उस भेदभाव को कभी उस तरह से महसूस नहीं किया। लेकिन ये वहम उनका तब टूटता है कि वही शिक्षिकाएं जो नरेटर की जाति की परवाह नहीं करती, उसी स्कूल की सफाई कर्मचारी के साथ जब वो छुआछूत बरतती हैं, और तब नरेटर वो देखती हैं कि दरअसल यह उसका एक वहम था। तो ये जो उसका वहम है नरेटर का टूटता है। हालांकि लेखक तो मतलब जो लेखिका हैं उन्हें शायद इस तरह का कोई वहम पहले ना रहा हो। तो जब हम गांव की और शहर की इन कहानियों को आमने सामने रखकर पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत साफ है कि ग्रामीण परिवेश की उन कहानियों की परिणति अगर घृणा और हिंसा में हो रही थी, तो शहरी जीवन की इन कहानियों में जहां जातीय पहचान ही केंद्रीय मुद्दा है, वहां उनकी परिणति अनिवार्य रूप से एलिनिएशन में हो रही है, एक अलगाव में हो रही है। तो अगर हम निर्वासन कहानी को देखें तो निर्वासन कहानी के बारे में जो मेरी प्रथम दृष्टया समझ है वो यही है कि यह एलिनेशन की कहानी है। और ये जो एलिनेशन की कहानी अंततः बनती है जबकि कहानी का नैरेटर उसी एलिनेशन से बचने के लिए अपनी जात छिपाता है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई अभी भी जैसे पूछा जाता है कि अभी भी क्यों आप अपनी जात छिपाते हैं, क्या जरूरत है? तो उसका एक जवाब ज्योति अपने वक्तव्य में दे ही चुकी हैं। लेकिन जो एहसास के या कहें कि अनुभूति के उस घेरे में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस वर्ण आधारित और जाति आधारित समाज से जो मिले हुए अनुभव हैं वो बता देते हैं कि तो इस पहचान छुटकारा पाना होगा। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है
और उस दूसरे पहलू पर आने से पहले यहाँ मैं मैत्रेयी जी की आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया का उल्लेख करना चाहूंगा। गुड़िया भीतर गुड़िया में लेखिका एक प्रसंग का जिक्र करती हैं जिसमें उनकी जो बेटी हैं वो अंतरजातीय विवाह करती हैं एक दलित डॉक्टर के साथ। तो वहाँ मैत्री जी को आपत्ति होती है कि भाई की प्रेम विवाह जाति भी पूछ ली है। दरअसल वो बड़ी बेटी से पूछ रही हैं कि क्या इसने जाति भी पूछ ली है, तो कहती है कि नहीं, मुझसे तो कभी जिक्र नहीं हुआ। कहती है कि हो सकता है कि लड़का दलित हो, क्योंकि नैन नक्श से देखने से ऐसे ही लगता है। और वो वहाँ जो इतनी प्रगतिशील लेखिका हैं उसके विरोध में खड़ी होती हैं। लेकिन जब विवाह संपन्न हो जाता है और वो उनकी तुलना दलित लेखकों के साथ, यानी जो डॉक्टर हैं, दलित डॉक्टर हैं जो अब दामाद के रूप में स्वीकार कर लिए गए, उनकी तुलना लेखकों से करते हुए कहती हैं कि देखिए कि एक ये दलित डॉक्टर हैं, कितने ओजस्वी हैं, इस जातीय हीनता के बोध से कितना आगे जा चुके हैं, और जो हमारे दलित लेखक हैं वो आज भी उसी हीनता बोध में जकड़े हुए हैं। और वहाँ वो कहते हैं कि 60 वर्षों से आरक्षण की बैसाखी पर चलकर भी वो इस हीनता से मुक्ति नहीं पा सके हैं। तो ये जो हीनता से मुक्ति नहीं पा सके हैं, तो इस तरह के आरोप अक्सर दलित लेखकों पर लगते रहे हैं। और जबकि नावरिया जी की कहानी निर्वासन इसी पर केंद्रित है कि जहां उस जातीय पहचान से मुक्ति पाने के लिए आग्रह है इसके नैरेटर का, तो ऐसे में इस जातीय हीनता बोध का आरोप लगना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाकर ये भी कहा जा सकता है कि जो नैरेटर है वास्तव में वो एक पराजित मानसिकता का चरित्र है। पराजित मानसिकता और हीनता बोध, जब ये कहा जा रहा है कि कहानी का नैरेटर पराजित मानसिकता और हीनता बोध पे संचालित पात्र है, या उसमें उस तरह की दलित चेतना नहीं है, जैसी दलित चेतना का जो परिचय हमें नैरेटर की उस स्मृति में मिलता है जब वो अपने पिता को याद करता है। तो हालांकि पिता को लेकर नैरेटर के बहुत सारे सवाल हैं। नैरेटर अक्सर पिता को एक शिकायत के भाव से भी देखता है और लगाव के भाव से भी देखता है। तो पिता पुत्र का लगाव या जो शिकायती भाव है कि पिता ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, जहां पिता जो हैं मतलब अंतिम निर्णेता पिता ही हैं, उनकी उस दुनिया में किसी और का प्रवेश नहीं है, नैरेटर के मित्रों का प्रवेश नहीं है, या जो अंतरजातीय विवाह किया है उनके भाइयों ने, जो भाभियां आई हैं, उनकी स्वीकृति उस तरह से नहीं, यानी पिता की दुनिया में उनका प्रवेश नहीं है उस तरह से। तो इस तरह के सवाल नैरेटर जब उठाता है पिता पर एक तरफ, और दूसरी तरफ पिता को जब कहता है कि हम उनकी वो पिता थे और हम उनकी प्रजा थे, तो नैरेटर संभवतः पिता को प्रजापालक के रूप में नहीं देखता है। नैरेटर स्वयं को तो प्रजा के रूप में मान रहा है कि हम पिता की प्रजा हैं। आपको लग सकता है कि अगर आप पिता की प्रजा हैं तो पिता प्रजापालक भी हैं, और उनकी दुनिया में जो प्रवेश नहीं है, इसे एक पाठक के तौर पर मैं दलित प्रतिरोध के रूप में पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं कि दलित प्रतिरोध की कहानी की परिणति दलित प्रतिशोध में ही। तो जो यहाँ नैरेटर अपनी अलग दुनिया बनाई है, और उस अलग दुनिया में वो
किसी अन्य पहचान के जो युक्त पात्र हैं उनको एंट्री नहीं देते हैं। तो इसका अर्थ है वो कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध इस मायने में है कि देखो तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे, या क्या तुम हमें अपने से अलगाओगे, हम तुम्हें अपने से अलगाते हैं। हमारी दुनिया में आपकी एंट्री नहीं है, हमारी दुनिया अपने आप में संपूर्ण है, हम इसमें खुश हैं। तो एक मतलब जीने का एक तरीका पिता का है, एक जीने का तरीका वहाँ उनके पुत्र नरेटर का है। तो अब दोनों चरित्रों की आप अगर तुलना करें तो आप पाएंगे कि पिता जो है वो जुझारू और दृढ़ मानसिकता के पात्र हैं। वो प्रतिरोध की भावना शुरू से आखिर तक बनी हुई है, और वो प्रतिरोध की जो भावना प्रकट होती है, नरेटर उसको रीड करता है इस रूप में जैसे कि पिता स्वयं जातिवादी हों, कि पिता को नरेटर के वे मित्र स्वीकार नहीं है जो दूसरी जातियों से आते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जब नरेटर दूसरे पात्रों पर सवाल उठाता है, या जैसे शुरू में ही आप देखें रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी हैं उनके नाम में जो सरनेम जुड़ा है, तो वहाँ सवाल नरेटर उठाता है कि उन्होंने उनके नाम में जो पुछल्ला है वो एक तरह से जाति का ताज पहना हुआ है उन लोगों ने, और उसको लेकर बहुत खीज होती है। कहानी में बस एक ही जगह ऐसी आती है कि जहाँ लेखक सरनेम का उल्लेख करना जरूरी नहीं समझता, बल्कि सामने वाले को हड़का देता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बिंदु नहीं आता जहाँ लेखक जहाँ नरेटर उस सरनेम को गैर जरूरी मानता हो, बल्कि कोहली से कोहली करने की जो प्रक्रिया है वही बता रही है कि सरनेम जैसे दूसरों के नाम में जाति का ताज लगा है, तो नरेटर को भले ही उससे खीज होती हो, लेकिन क्या मानसिक रूप से लेखक स्वयं उससे मुक्त हैं? माफी चाहूंगा कि यहाँ क्योंकि नरेटर और लेखक बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं शैली में लिखना अपने आप में जोखिम का काम है, और अक्सर होता यही है कि जब लेखक मैं शैली में कोई कहानी लिखता है तो पाठक मानकर चलता है कि ये जो नरेटर है वो लेखक ही होगा। तो उसका मुझे खेद है कि यहाँ नरेटर और लेखक को बार बार कंफ्यूज मैं करता रहा और उस तरफ ध्यान नहीं गया। और देखिए दरअसल यही तो कंफ्यूजन है शहरी परिवेश में, जो जाति को छिपाने और जातीय पहचान को बदलने का स्पेस देता है, और ये कंफ्यूजन उस ग्रामीण परिवेश में और उन स्थूल कहानियों में मतलब उस स्थूल परिवेश में नहीं है जहाँ चीजें पहले से व्याख्यायित हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है दूसरी। तो ये कुछ ऐसी डिटेलिंग है जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह कहानी पराजित मानसिकता क्या माने या ना माने, हीनता बोध की माने या ना माने, लेकिन जो नैरेटर है वो पलायन कर रहा है। पलायन की कहानी इस मायने में बन जाती है, यानी कहानी में दो पात्र हैं, एक पिता हैं जो प्रतिरोध कर रहे हैं, और प्रतिरोध को हमेशा प्रतिशोध के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। अक्सर कह दिया जाता है कि दलित कहानियां तो प्रतिशोध की कहानियां हैं, कब तक प्रतिशोध की कहानियां लिखते रहेंगे। तो वहां हम अक्सर प्रतिरोध और प्रतिशोध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहानी के एक हिस्से में जहां वो दलित प्रतिरोध है पिता के रूप में, वहीं नैरेटर के रूप में वो पलायन की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। और हालांकि इस कहानी मतलब इस पलायन की प्रवृत्ति को दूसरे ढंग से थोड़ा और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है कि दरअसल दलित कहानियों में जो एक आदर्शवाद की स्थिति रही है, ये उस आदर्शवाद को तोड़ती है, उस आदर्शवाद से मुक्ति की कहानी है। और
दलित कहानियों के उस आदर्शवाद और इस कहानी में उस आदर्शवाद से मुक्त हो जाने की स्थिति को समझने के लिए यहाँ मैं केवल एक उदाहरण लेना चाहूंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी 2 कहानियां इसी मुद्दे पर हैं, और इसी मुद्दे पर एक कहानी बाबूराव बागुल जी की भी है। वो तो कहानी का टाइटल ही है कि जब मैंने जात छुपाई। उसी तरह से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, उसका टाइटल है अंधड़। तो अंधड़ कहानी के मैं कुछ हिस्से पढ़ना चाहूंगा, अगर इजाजत हो 2 से 3 मिनट में मैं उनको पढ़ देता हूँ। दरअसल उस कहानी में भी यही है कि जो एक दलित पात्र है वो शहर में आता है, वैज्ञानिक बन जाता है, पात्र का नाम मिस्टर लाल है, और वो फिर किस तरह से अपने आप को लगातार अपने पुराने अतीत से काटता है। तो कुछ जो डायलॉग हैं मैं उनको यहाँ पढ़ते हुए, दरअसल मिस्टर लाल की पत्नी जब उसको खबर मिलती है कि उसके चाचा की मृत्यु हो गई और वो मायके जाने की बात करती हैं, तो मिस्टर लाल कहते हैं उसको, मैं जिस गंदगी से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ, तुम लौट लौट कर उसी में जाना चाहती हो। तुम वहां जाओगी तो वे आएंगे। मैं नहीं चाहता यहाँ लोगों को पता चले कि हम शेड्यूल कास्ट हैं। जिस दिन लोग ये जान जाएंगे, यह मान सम्मान सब घृणा द्वेष में बदल जाएगा। कि मिस्टर लाल उस माहौल में जाने से कतराने लगे थे। उन्हें लगता था उस माहौल के छींटे उनकी प्रगति में बाधक बन जाएंगे। वह अपने इस डर और हीनता बोध को शब्द जाल में लपेटकर तर्क सम्मत बनाने की भरपूर कोशिश करने लगे थे। कुछ समय तक तो रिश्तेदारों के शिकवे शिकायत आते रहे, लेकिन बाद में समझ गए कोई भूले भटके आ भी जाता तो उनका व्यवहार देखकर दोबारा आने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात सभी रिश्तेदारों में फैल गई थी। वे तो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों से उनका क्या मेलजोल, वे जात छिपा कर रहते हैं। अब वे किसी को पहचानते नहीं, होते ही ऐसे हैं। तो पढ़े लिखे होते ही ऐसे हैं। यहाँ ये संवाद पूरा होता है मिस्टर लाल के विषय में, इस कहानी में जो कहा जा रहा। तो समय हो गया राजेश जी। जी जी, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात का पटाक्षेप कर देता हूँ, यह कहते हुए कि दरअसल निर्वासन से पहले की जो इस तरह की कहानियां हैं, उनमें जात क्यों छिपाई, जात छिपाने का उद्देश्य क्या रहा, और क्या कोई समाधान हासिल जात छिपाने का हासिल क्या रहा, इसकी बहुत बहुत स्थूल डिटेलिंग उन तमाम कहानियों में मिलती हैं। जबकि निर्वासन उन स्थूल डिटेलिंग से मुक्त होकर नैरेटर के मनोजगत में चलती चली जाती है। तो इसे बहुत संकोच के साथ मैं यह भी कहूँगा कि जहाँ अंधड़ जैसी कहानियाँ या जब मैंने जात छुपाई जैसी कहानियाँ उस स्थूल अनुभव को दर्ज कर रही होती हैं, उस स्थूल डिटेलिंग को दर्ज कर रही होती हैं, तो निर्वासन कहानी लगता है कि उसी अनुभव के आइडिया को नरेटर के मनोजगत में अभिव्यक्त कर रही होती हैं। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये मूलतः उन अनुभव आधारित कहानियों का आइडिया ही निर्वासन के रूप में पल्लवित होता है, और उस अनुभव के उस आदर्शवाद से ये मुक्त होता है आगे चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बेहतर संवाद, और राजेश जी ने बहुत गंभीरता से अपनी बात कही, बहुत तैयारी के साथ, और उनका अनुभव भी पीछे का रहा है। तो शुक्रिया राजवीर। एक और बात जो मैं अजय जी की कहानियों के बारे में कहना चाहता हूं कि
खासकर जो पहचान की बात है, दलित जो कहानियां हैं, अजय नवरिया की कहानियां शुरुआती समय से छोड़कर उसके बाद वो दलित जो सौंदर्य शास्त्र है और उसके बीच की जो कसमकस है और उसकी जो आप कहें कि सीधापन जो है और उसके अंदर का जो आप कहें कि सीधे सीधे जो प्रतिशोध है, अ, उससे बहुत आगे की कहानी है अजय नवरिया की कहानी। इसमें वो जो दलित कहानियों पर आरोप लगाया जाता है, जैसे अभी मैं दलित स्त्री केंद्रित कहानियां पढ़ रहा हूं, तो पुरुषों द्वारा लिखा हुआ तो मैंने अब हटाकर सिर्फ जो स्त्रियों ने लिखा है। अभी मैं सुशीला टाक भौरे की कड़वा सच पढ़ा, सुमित्रा महरौल की एक संग्रह ही मेरे पास है। आप सोचें कि प्रतिकार पढ़ा मैंने, अनिता भारती की नई धार अभी मैंने पढ़ी है, और फिर आप कर का मन का डाली के हेमलता महेश्वर की कहानी पढ़ी है। तो दलित राइटिंग में अजय नवरिया की जो कहानी है, मैंने बहुत पहले अजय जी से चर्चा भी मैंने की थी, साफ कर्म कहानी पढ़ी थी। अंदर का जो मनोविज्ञान असल में दलित राइटिंग जो ओम प्रकाश वाल्मीकि उन्होंने से जो आगे बढ़ी, जो स्थूलता की बात राजेश जी भी कर रहे थे और बहुत अच्छी बात कर रहे थे, चूंकि वो बहुत और डिटेलिंग में भी गए थे। अजय नवरिया की कहानी उससे और आगे है, वो मनोविज्ञान की तह तक जाती है और कई बार दलित और सामान्य का वो भेद मिटता है। जो ज्योति जिधर इशारा कर रही थी, वो उससे आगे चली जाती है और मनुष्य की प्रवृत्तियों के आसपास वो घूमने लगती है, जिसमें जाति भी है। और इनकी कहानियां इस मामले में ही बहुत विशिष्ट है और इसीलिए दलित कहानियों में अजय नवरिया का जो स्थान है, वो जो विशिष्ट स्थान है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीधी नहीं है कहानियां, और जैसे मनुष्य बहुत सीधा नहीं है, स्थितियां बहुत सीधी नहीं है, बहुत जटिल है। अजय जी वैसे जटिल नहीं है, वो अंदर जटिल होंगे, हम लोगों ने कभी जटिलता का सामना तो नहीं किया है, सुलझे हुए व्यक्ति है। नहीं, अंदर जटिल होंगे तो चेहरे पर भी जटिलता होगी। तो लेकिन उस पूरे विमर्श को अजय नवरिया की कहानी स्वयं इनका व्यक्तित्व तोड़ता है, और ये जरूरत है आप लोग की इनकी कहानियों को आप पढ़ें। मेरे पास संग्रह है आपका, और मैं एकदम इस संग्रह में भी आपकी कहानी है। तो मैं अजय नवरिया जी को आपसे आग्रह कर रहा हूं, अजय जी, तमाम बात हुई, ज्योति ने बात की, राजेश जी ने बात की, दोनों लोगों ने बहुत खूबसूरत बात की। मेरा मन काश ये भी हो रहा था कि थोड़ा नेटवर्क इशू अगर कम रहता, मैं पूरा सुनता। दोनों लोगों ने इतनी अच्छी बात की और गंभीरता पूर्वक बात की। तो अजय जी, अब पटाक्षेप करते हुए आपसे आग्रह मैं कर रहा हूं कि अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में आप जरा बात करें, इन कहानियों के संदर्भ में भी और पूरी अपनी साहित्यिक जो यात्रा है उसके संदर्भ में भी। जी, स्वागत है अजय जी। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद राजेश राव जी, और आपके इस मंच के से जो जुड़े सभी युवा साथी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस कहानी को चुना है। मैं इस बात के लिए क्या कहूँ आपसे कि जैसे मैं बस यही कहूँ कि बहुत एक अजीब सा भाव है मन में धन्यवाद का, कि कई बारी जिन चीजों को उपेक्षित कर दिया जाता है, उपेक्षा कर दी जाती है, वो कभी कौन व्यक्ति कब कैसे उसको सामने ले आता है और उस पर इतनी अच्छी बातचीत होती है। तो मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि मैं उस अजीब से भाव में हूँ। वो एक विशिष्ट भाव है जिसको शायद अभी मैं शब्दबद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। उस धन्यवाद में पता नहीं वो कितना आ पाएगा।